हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन। पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को देखा था हमने। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कॉन्जुगेट क्या होता है वो देखा था हमने, उनका मॉडुलस देखा था हमने, उनका आर्गुमेंट देखा था, राइट। हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट याद कर लिया था और किस प्रकार से और प्रॉपर्टी आएंगी वो सब चीज़ कर लिया था, राइट। ठीक है, ओके। तो देखिएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाएगा, मैंने थोड़ा थोड़ा कल जानकारी दिया था, अभी हम एक बार और दोबारा बोलते हैं। अब आपको हिंदी में तो लिखना नहीं है, लेकिन आप पुराना अपना कॉपी खोलेंगे तो सबको हिंदी में ये मिलेगा, आपको मिलेगा, आप लोग को मिलेगा, ठीक है। उन लोग को दे देना। कोई चीज़ अगर कोई दुविधा लगे और मान लो नहीं पढ़े थे या भूल गए, जैसे कि हेमंत नहीं पढ़े, मान लो ये नहीं पढ़े, कोई भी नहीं पढ़ा है, कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन देख रहे हैं नहीं पढ़े हैं मान लो, और पढ़े भी हैं तो याद नहीं आ रहा है क्योंकि नोट नहीं किया था, याद तो था लेकिन भूल गए कुछ चीज़, और अब मैंने कहा दिया उसमें एक शब्द डाल दिया। आप तो बीएससी से पढ़ के आए हो तो क्या पढ़े थे भाई पता तो चले, ऐसे करके। तो हम क्या करेंगे, फोटो क्लिक करके भेज देंगे, ये देखो ऐसे पढ़े थे करके, या बुक का पेज नंबर बोल दो, पढ़े थे ऐसे करके। ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं बच्चों, ठीक है। अब आता है एमएससी का सिलेबस, यहाँ से चालू होता है ना, एनालिटिक फंक्शन से चालू होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से चालू होता है, तो मैं एनालिटिक फंक्शन से चालू होता है बोलूँगा, ठीक है। हालांकि उसके पहले कुछ और डेफिनेशन हमें ऐड करने हैं, लेकिन ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन कॉसी थ्योरम है ना, ये आईएमपी है, कॉसी थ्योरम है आईएमपी, और अलग एक ठो और आएगा कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, मोस्ट आईएमपी, ये सभी आईएमपी हैं और जो पढ़ेंगे वही आएगा, ठीक है, अलग नहीं आएगा। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शन को समझते हैं। आप पहले रियल फंक्शन के बारे में जानते हो, एक साइड डोमेन होता है बच्चों, एक साइड कोडोमेन होता है या रेंज होता है, ऐसे करके। ऐसे x से y पर मैपिंग करेंगे तो यहाँ से x एलिमेंट उठाएंगे और y पे बनेगा, है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स का वेन डायग्राम नहीं बनता, कॉम्प्लेक्स का कभी भी क्या नहीं बनता। रियल फंक्शन का हमेशा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का वेन डायग्राम नहीं बनता। कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, प्लेन बनते हैं। ये जो है वेन डायग्राम है, एक प्लेन को बोलते हैं बच्चों जेड प्लेन, क्या बोलते हैं, जेड प्लेन। एक को बोलते हैं डब्लू प्लेन, ठीक है, क्या बोलते हैं, डब्लू प्लेन। कैसे है, क्यों है, मैं कारण बताऊंगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी देखना, एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, सभी बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, है ना। देखना ध्यान से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ डेफिनेशन को कवर कर लेते हैं, फिर समझाएंगे यहाँ एग्जाम्पल के साथ। z अगर वेरिएबल है, लेट z इक्वल टू x प्लस में आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन z प्लान। यहाँ है, यहाँ का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जरूरी कहीं पे भी हो, ठीक है। तो इसका मैपिंग होगा f के माध्यम से, यहाँ पर आएगा। हालांकि मैं ऐसे बोलता हूँ, w है वो, कौन है वो, f ऑफ z, या f ऑफ z जो बनेगा वो क्या बनेगा, f ऑफ z कुछ नया रूप आएगा, वो नया रूप को क्या बोलेंगे, w बोलेंगे। हाँ बच्चों, हाँ बोलो, नया रूप को w बोला जाएगा, ठीक है। तो देखो ये ऐसे जगह क्यों बदलता है, कोई पूछेगा ना। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, 1 2 3 4। तो वेरिएबल तो कहीं भी हो सकता था, जरूरी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का फर्स्ट में जाए, जरूरी नहीं कि सेकंड का सेकंड में ही जाए, जरूरी नहीं कि जैसा है वैसा ही मैप करे, क्योंकि फंक्शन हमेशा इमेज बनाता है। मैं एक फंक्शन लूँगा और उसका इमेज बनाऊंगा, देखना। w क्यों बोला कोई पूछेगा तो देखो यार, x और आयोटा y के रूप में फंक्शन था, तो x और y जो है ना वो क्या थे, वेरिएबल थे, है ना। या फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में वो सेट हुए थे, लेकिन थे क्या, रियल थे। उनका जब रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा या फिर फंक्शन बनेगा तो वो फिर से बदल सकते हैं, हर कोई बदलता रहता है फंक्शन से। तो x बदलेगा, y बदलेगा, है ना, और पूरा जो आएगा वो क्या आएगा, एक u प्लस में आयोटा v के रूप में लिखा जाएगा। क्योंकि z को कैसे लिखा जाता था, x प्लस में आयोटा y लिखा जाता था, तो w को भी क्या लिखा जाएगा, w को u प्लस में v आयोटा के रूप में लिखा जाएगा, है कि नहीं। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई समस्या नहीं है फिलहाल। मैं एग्जांपल लूँ बेटा, फट से समझ आ जाएगा। देखो डेफिनेशन को फिर से कवर कर लेते हैं। लेट z इक्वल टू x प्लस में आयोटा y बी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन z प्लेन, राइट। ये क्या है, z प्लेन है। देन f ऑफ z विच इज w ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इक्वल टू u प्लस में आयोटा v
इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ वेरिएबल जेड, है ना, जेड वेरिएबल का क्या है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वेयर यू पार्ट रियल फंक्शन है लेकिन उसके पास वेरिएबल क्या होगा एक्स वाई होगा, वी क्या होगा वो भी रियल फंक्शन है लेकिन उसके पास क्या होगा एक्स और वाई, दोनों क्या होगा टू वेरिएबल फंक्शन होगा। हाँ बोलो। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझने का प्रयास करना, फिर वो चतुर्थांश में कैसे बदलते हैं, क्वाड्रेंट में कैसे बदलते हैं उसको समझने का प्रयास करना। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, दो पार्ट कर रहा हूँ, ऐसा डिवाइड कर रहा हूँ ताकि दो अलग अलग एग्जांपल के माध्यम से चीज़ों को समझा जाए। मैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू कुछ लिखना चाहता हूँ, मेरा मन है जेड स्क्वायर प्लस में 1 लिखने का, लिख दिया, या फिर मैं इधर लिखता हूँ इसको बेचारे को, इधर तो पॉइंट ले लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या लिख लिया जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखना ये जो है कुछ नया बन जाएगा। अब नया बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, जेड के जगह जानते हो एक्स प्लस में क्या रखेंगे आयोटा वाई स्क्वायर प्लस में 1, आगे फैलाएंगे तो क्या आएगा ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, आयोटा वाई बी का स्क्वायर, प्लस में क्या लिखेंगे 2x आयोटा वाई, है ना, और प्लस में क्या 1, आगे और लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये पूरे का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो रहा है, वाई का स्क्वायर हो रहा है तो आयोटा के स्क्वायर से माइनस पैदा होगा तो या वाई स्क्वायर हो गया। मैं 1 को साथ में रख लेता हूँ, इसमें आयोटा नहीं है ना, प्लस में 2 लिख देते हैं या फिर आयोटा बाहर लिख देते हैं, आयोटा बाहर लिख देंगे तो अंदर में क्या रहेगा 2x वाई रहेगा। पहला वाला देखो u एक फंक्शन है और आयोटा के बाद v एक फंक्शन है, इसको भी बोल देना, है ना, क्या बोलना v, और यहाँ पर वेयर करके बता देना u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, और वो फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में 1, v इज फंक्शन जो कि क्या है 2x y, हाँ कि ना बच्चों। तो हर कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रूप ऐसे ही बनता है, ये बात की पुष्टि हुई कि नहीं, हाँ बच्चों पक्का ना। अब मुझे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, देखना मैं ऐसे क्यों प्लेन बनाया समझ आएगा, वेन डायग्राम क्यों नहीं बनता वो समझ आएगा, क्वाड्रेंट की आवश्यकता क्यों होती है, प्लेन की आवश्यकता क्यों होती है ये बताएंगे हम लोग। मुझे कोई एक नंबर बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई एक जन बोलो, जल्दी बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लूँ, 1 2 3 जो भी लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नहीं बेटा, एक्स प्लस में आयोटा वाई के रूप में कोई नंबर बोलो, जेड इक्वल टू वहाँ रखेंगे उसका फोटो बनाएंगे, जल्दी बोलो जल्दी। हाँ कितना बोली 5 प्लस आयोटा में 7 आयोटा, थोड़ा बड़ा ले लिए लेकिन काम करना पड़ेगा ज़्यादा इसमें, ठीक, थोड़ा छोटा करते हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि भैया क्वाड्रेंट कैसे चेंज होते हैं ये दिखाना चाहते हैं हम लोग। चलो 2 प्लस में 3 आयोटा लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो ना, 2 प्लस में क्या लिख दिया 3 आयोटा, छोटा लिख दिया। ये मैंने लिया है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के तौर पे, तो मैं क्या बोलूँगा उसका रूपांतरण करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जेड के जगह क्या रखोगे 2 प्लस में 3 आयोटा, है ना। अब देखो इसके हुलिया को ये ऐसे पूरा बना दो तो ठीक है, या फिर यहाँ रख दो तो भी आंसर आ जाएगा। क्या बनेगा बेटा इसका x का स्क्वायर मतलब ये x है ये y है, x का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 4, ठीक है, माइनस करना है, y का स्क्वायर करना है मतलब कितना आ जाएगा 9 धन 1, है ना। आयोटा लिख रहे हैं 2 इंटू क्या करना है 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। हाँ बोलो सब लोग, हाँ बोलो, नहीं मत बोलना क्योंकि हमने ऐसा कोई ही चीज़ पढ़ा ही नहीं जो नहीं बोलने लायक है। अगर इतना मैथमेटिक्स नहीं आता बच्चों तो हमको मैथमेटिक्स छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है समाज को बर्बाद कर सकते हो पक्का। बहुत सारे लोग वैसे कर रहे हैं ना, जिनको नहीं आता वो लोग क्या करते हैं एमएससी कर लेंगे इधर उधर करके और फिर वो पढ़ाने पहुंच जाते हैं मुंह उठा के, ठीक है, और वो क्या करेंगे फिर बर्बाद करते हैं बीएससी वालों को, एमएससी वालों को, स्कूल में जाएगा स्कूल को बर्बाद कर देगा वो, क्योंकि उसको नहीं आता। और नहीं आता तो क्या है वो जितना आता है ना उतने इर्द गिर्द बच्चों को घुमा देगा, उसका लाइफ वहाँ खराब हो जाता है। हम लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं है, अच्छे साइंटिस्ट नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, हम लोग पूरा मूर्ख वाला काम करते हैं, समझ आया। आप लोग ये काम नहीं करोगे, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, छोड़ना है ना, गिव अप कर देना चलेगा, कोई दूसरा कर लेना। गिव अप कहने के मतलब कुछ अच्छा करोगे अलग क्षेत्र में। कितना आएगा बचाओ माइनस में 4, राइट, माइनस में 4 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 12 आयोटा। अब मेरे पास जो है बच्चों ये भी क्या है, ये एक्स एक्सिस है, याद रखना, ये यू एक्सिस है, ये क्या है बेटा आयोटा वी एक्सिस है, ये आयोटा वाई एक्सिस है। मान लो आप वो यू वी को छोड़ो, एक्स वाई को छोड़ो, आप जो है क्वाड्रेंट के अनुसार से इसको भी कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलोगे और ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स प्लेन है बोलोगे। अब यहाँ पर भी नंबर तो 1 2 3 रखना है,
यहाँ पर भी 1 2 3 रखना है, वहाँ पर आयोटा वाला नंबर रखना है। तुमने नंबर कहाँ लिया था, इसको कहाँ पे लिया है बताओ, कौन सा क्वाड्रेंट पे लिया था इसको, ये कहाँ था, फर्स्ट में था, दोनों पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट में है। अगर यहाँ निगेटिव लेते तो सेकंड में आता, यहाँ निगेटिव लेते तो यहाँ आता, दोनों निगेटिव लेते तो यहाँ आता ना। देखो इस क्वाड्रेंट से लिया था, अब हम जो है इसको बना रहे हैं। मेरे अनुसार से आप यहाँ तक लिखने से पहले फोटो खींच लियो, मैं मान के चलता हूँ। नहीं खींचो क्या, चलो खींच के रखो पहले, ठीक है। एक्स प्लस में क्या था, आयोटा वाई, यहाँ हम हल्का सा मिटाएंगे ना बेटा, ठीक है। तो नीचे में इसका वेन डायग्राम अलग वेन डायग्राम बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल के लिए एक बार और बनाना, ये तो बेचारा डिफरेंशन के लिए था ना, इस एग्जाम्पल के लिए हम एक बार क्या करेंगे और ऐसा फोटो बनाएंगे। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही है ना, ठीक है। समझना है आप लोग को, अच्छे से कवर करना है, दिक्कत पैदा मत करना। आगे बढ़ूँ? कोई इंसान ये कह दे नहीं यार मैं डायरेक्ट नहीं लिखना चाहता, मैं ऐसे लिखूंगा 2 प्लस में यहाँ 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1, तू लिख ले भाई, तेरा मर्जी, उतना ही आएगा ना बेटा पक्का, 100%। ऐसे पूरा सॉल्व करते करते जाओगे तो भी ऐसे ही बनेगा, या फिर डायरेक्टली आप रख दो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू इस पार्ट पे और एक बार यहाँ पर एक बार एक्स और वाई की वैल्यू आएगा ना डायरेक्ट। तो देखो हमने जब यहाँ पर बिंदु लिया और इसलिए प्लेन की आवश्यकता कोई पूछ दे मान लो, हालांकि ऐसे तो यहाँ पर हमारे यहाँ विद्वान नहीं है जो आपको ऐसा सवाल पूछे, है ना, क्योंकि उनको तो ले दे के क्वेश्चन बनाना आता है, ले दे के थ्योरम पढ़ना आता है ना, पढ़ाना आता है, रटवाना आता है, तो वो तो दिक्कत में फंसा देंगे आपको। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, 3 प्लस में क्या है, सॉरी 2 प्लस में क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट पे, यस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थे। लेकिन ये बेचारा जब बदला, क्योंकि वेन डायग्राम में गोल गोल बनाते नहीं बनेगा, कैसे बनाओगे गोल गोल, क्वाड्रेंट ही चाहिए ना, इसीलिए क्यों डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन के कॉन्सेप्ट आया समझाया ना, प्लेन इसलिए बना, ठीक है। ऐसा वेन डायग्राम नहीं बनता, क्या बनते हैं, प्लेन बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जेड प्लेन, और अगले बारे क्या बोलते हैं, डब्ल्यू प्लेन। डब्ल्यू क्यों बोला, क्योंकि बदल गया, और बदल गया तो इस कारण से डब्ल्यू बोलना पड़ा हमको। हाँ कौन सा में जा रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में जा रहा है ना बेटा, किस में जा रहा है, ये सेकंड में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है अंडर मैपिंग ऐप। और मिला क्या बच्चों, इसका फोटो बनाएंगे, मान लो ये आपका मान लो एक्स था, सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, जेड था, जेड इक्वल टू ऐसा, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ जेड बना ना, एफ ऑफ जेड डब्ल्यू के रूप में, वो डब्ल्यू क्या बनेगा, या फिर यहाँ लिख दो यार, यहाँ पर क्या बन रहा है, माइनस में 4 और प्लस में 12 आयोटा होगा कहीं पे, ऐसा बड़ा सा इधर ऐसा बिंदु बनेगा यहीं पे आसपास, ठीक है। और 4 में यहाँ पर माइनस में समथिंग बनेगा, लेकिन आप जो है बड़ा सा बना के वो मत करो, इस क्वाड्रेंट पे आएगा ये बताना है बस, है ना। वरना पॉइंट को लेके नाप के स्केल में करोगे तो करते रहो, आपका मन है ना, लेकिन ये करके रखना भी चाहिए, इसमें अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या समझ आया बात? मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने अपना स्तर सुधारा तो आप ज़रूर जो है झंडा गाड़ेंगे, अभी नहीं तो 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद अच्छा पढ़ाओगे तो लोग आपको पसंद करेंगे ही करेंगे, गारंटी है। और किसी न किसी अच्छे फील्ड में सेट हो जाओगे, और टीचिंग वाले क्षेत्र में जाना चाहते हो तो अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा, ये गारंटी है, ठीक है। और इतने दिन से आप अध्ययन ही कर रहे थे, मेरे ख्याल से नौकरी भी करोगे तो पढ़ के ही नौकरी करोगे, ऐसा है, ठीक है, दूसरा काम तो नहीं करोगे। हालांकि टीचर नहीं बनोगे, दूसरा नौकरी करना चाहोगे तो भी पढ़ के ही करना पड़ेगा, तो पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, बात समझ आया, बकवास नहीं। यहाँ पर 98% लोग बकवास ही किए जा रहे हैं, याद रखना, है ना। जैसे कि पढ़ाते हैं यूट्यूब में, आधा तो क्या है लफर लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे अलग, उसके बाद कोर्स बेचेंगे अलग, वो एक आता है, फिर उसके बाद क्या आएगा, कमेंट्स पढ़ेंगे और कुछ करेंगे, नौटंकीबाजी। टीचर नौटंकीबाजी करना सीख गए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए, या फिर वहाँ पर वो क्या बना, फिर वो टीचर नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, यूट्यूबर कहते हैं फिर, ठीक है। और अलग संस्थानों में भी वैसे ही चलता है कि ताकि बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जाए करके, क्योंकि बच्चा अब इतना ज़्यादा वो हो गया है, उसका दिमाग स्टेबल नहीं है, वो तो 30 मिनट के रील में नहीं टिकता, इसलिए बच्चों का दिमाग इतना खतरनाक हो चुका है कि टीचर को नौटंकी करना पड़ता है उसको टिकाने के लिए, उसको मज़ा दिलाने के लिए। तो पढ़ाई मज़ा नहीं होता, पढ़ाई हमेशा कई बार बोरियत भरा होता है और उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, समझ आया। इसलिए कभी अपने आप को कभी फील हो ना कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे करके आप लक्की हो, आप वैसे ही पढ़ो। अगर आप ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते हो, लगातार होते हो, तो आपका पढ़ाई बिल्कुल अच्छा नहीं है, समझ आया। बोर होना बहुत अच्छा है आपके लाइफ के लिए, पढ़ते हुए होना है आपको, सच में
छोड़ना मत। और आप ये 21 दिन तक करोगे ना, लगातार बोर हो के पढ़ोगे ना, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अच्छा ही करके दिखाओगे, क्योंकि आपके जैसा मैं भी था, वैसे ही था, ठीक है। और मैं थोड़ा सा अब अच्छा जानता हूँ, हल्का सा मुझे लगता है कि मैं कर पा रहा हूँ करके, है ना। मतलब अपने आप से मैं कम से कम हैप्पी हूँ, दुनिया रहे या ना रहे अलग मामला है, मुझे अपने काम से मुझे थोड़ा संतुष्टि मिलती है, ठीक है। हालांकि इंसान तो संतुष्ट कभी नहीं होता, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए, ऐसे करके मैं मान के चलता हूँ। क्या आप इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की प्रॉपर्टी ये सब चीज़ दिमाग में भर लिए? ऐसा बुक में लिखा होगा जरूरी थोड़ी है, ये समझ आना चाहिए ना। मैंने बीएससी में सिखाया और हर जगह हम सिखाते हैं ताकि बच्चे समझ पाए। ऐसे पूछ सकता है ना बच्चों, कैसे पूछ सकता है? देखो वहाँ दिमाग काम नहीं करता जब क्वेश्चन देता है, तो कैसे क्वेश्चन देगा? मान लो नेट के पेपर में आया क्वेश्चन या सेट के पेपर में आया क्वेश्चन, आप बैठे हो, उसने बोला कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ऊर्ध्वांक से लिखा हुआ याद रखना यहाँ पर, ठीक है, लंबा चौड़ा लिखा है, एक पॉइंट नंबर बना दिया, और बोला कि अगर मैं जेड का वैल्यू √2 प्लस में 5 आयोटा रखता हूं तो बताइए उसका इमेज डब्ल्यू प्लेन में क्या बनेगा। और सामने वाले को पता ही नहीं है क्या डब्ल्यू प्लेन जेड प्लेन क्या कर रहा है करके, वो जो है आईएमपी थ्योरम रट के रखा है, बस उसको कुछ नहीं आता। फिर भैया मैपिंग करना था, सिंपल तरीके से लिखना था, ऐप करके लिखना था ना बच्चों। मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर बना दूंगा, 2z² प्लस में 3z प्लस 7। अब इसी के कारण से ये मैपिंग है, ये मैपिंग है तो कोई भी चीज़ को मैप करेगा तो वैसे हरकत करवाएगा, वैसा है ना, हाँ कि ना। और जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पर क्या रखोगे? उसने जो बोला वो रखोगे। कोई भी बोलेगा तो आप हर किसी का अब इमेज बना सकते हो, हाँ पक्का। बचपन में आप ये करते थे, ये हरकत करते थे, y इक्वल टू क्या? f(x), या f(x) को क्या बोल दिया? x² बोल दिया, इसी को f(x) बोल दो। तो आप जब x रखते थे यहाँ पर 1 रख दिए रियल नंबर तो 1 का स्क्वायर, 2 रखा बोलेंगे तो 2 का स्क्वायर, इसी को तो मैपिंग कहते थे बच्चों। 3 रखा तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्या है बेटा? 3 का 4 2 है, कौन सा? 3 का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन क्या था? अगर यहाँ +1 तो हर जगह पर क्या आएगा? +1 +1 +1 आएगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ सीखते थे, अब आप जो है लेवल बदल दोगे अपना, ठीक है। पक्का मैं समझा पाया? किसी को कोई दुविधा, कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं कि ये सर हमें परेशानी है इस कॉन्सेप्ट से करके। और कोई भी क्वेश्चन दाग सकते हो मेरे सीने पे, है ना, और वो सब मिलके हम झेलेंगे। अगर बहुत टफ रहा तो भी हम दिमाग लगाएंगे, सीखेंगे और कवर करेंगे, ठीक है। और आपको ना एक्स्ट्रा फालतू सोचना ही नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। और मन लगेगा कुछ IMP जैसा लगे, लेकिन मैंने पढ़ाया ना हो, जरूरी थोड़ी नहीं पेपर में IMP आता है, कभी कभी कुछ भी आता है, ऐसा रहता है। तो लगेगा कि ये सर आया था 17 में, आप ना छोड़ दिए हो शायद, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। पढ़ लिया, आपको समझ आ गया, ठीक है, नहीं आया तो मुझे पूछ लिया, है ना। लेकिन एकदम भागना नहीं है, क्वेश्चन पेपर को लेके बार बार पूछ रहे हैं, बार बार। पेपर के 3 दिन पहले मैं बोलता हूँ ऐसा स्टूडेंट अच्छा नहीं पढ़ सकता, वो रिवीजन करेगा जितना पढ़ा है उसको, तब अच्छा नंबर लाएगा, ठीक है, वरना भूल जाएगा। तो कभी भी पेपर के पहले क्वेश्चन पेपर खोल के अपने आप को टॉर्चर नहीं करना, हमेशा जितना पढ़ा उसको बार बार रिवीजन करो, अभ्यास करो और अच्छा नंबर आएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में सुना है कि नहीं? हम उस दिन भी बताया था, याद करो, टोपोलॉजी पे। कंटिन्यूअस फंक्शन रियल नंबर की फंक्शन होती थी तो आप बोलते थे कि भैया f(x) माइनस में f(a) पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो ऐसा लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर x माइनस में a इज लेस देन डेल्टा। कॉसी का डेफिनेशन है, ठीक है, याद था, यही किए थे क्या? उसमें वही नहीं लिखा है? A function f of z is said to be continuous at point z0। ए नहीं बोलना है, क्या बोलना है आपको? z0 बोलना है, ठीक है, एट पॉइंट z0 बिलोंग्स टू डोमेन D। डोमेन क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि कोई पॉइंट लेते हो, कहाँ पे लेते हो? इधर डोमेन पे लेते हो, यस और नो? यस, इसलिए क्या लिखा जाता है? D डोमेन। कहाँ पर होगा वो? कॉम्प्लेक्स प्लेन Z पे होगा, राइट, ठीक। इफ for every given epsilon is greater than 0 there exists a delta is greater than 0 such that same to same ऐसे ही दिख रहा है। f of z f of x की जगह पे है, f of z0 f of a की जगह पे है, और x माइनस यहाँ पर a है, वहाँ पर z माइनस z0 है। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। ये सब चीज़ बीएससी में हम करके आए हैं, इसको करके आए हैं, दिखाए हम लोग बीएससी में, ठीक है बच्चों। ओके, डिफरेंशियल फंक्शन। तो डिफरेंशियल फंक्शन कैसे होता था मैंने कल पढ़ा है बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस में बच्चों को। डिफरेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं? जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, जिसका लिमिट आए, क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करे। और डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर h टेंस टू ऐसा
0 बोलते हैं, या फिर हमारे पास x है तो x टेंस टू a बोलते हैं, ठीक है, x टेंस टू a। और यहाँ पर होता है बच्चों f ऑफ x प्लस में a, या f ऑफ x होता है, सॉरी f ऑफ x माइनस में f ऑफ a अपॉन में x माइनस a। आप देख लेना, मैं बुक में भी दिखा दूंगा तुम लोग को, ऐसे लिखा है। किसका डेफिनेशन? जनरल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एट पॉइंट a। लेकिन आप तो डिफरेंशियल के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे, आप डिफरेंशियल के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे, है ना? तो उसमें आप ऐसा पढ़ रखे थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट a, वाम हस्त अवकलज। वहाँ पर क्या करते थे, मैं थोड़ा सा एक बात एक बार लिखता हूँ, उसको मिटाता हूँ, जगह बनाता हूँ ताकि याद रहे करके, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, याद रखना है, ठीक है। चलो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिख रहा हूँ, फिर वहाँ पर वेरीफाई कराऊंगा। आप लिखते थे ऐसा h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं बोलना है, वो तो कंट्यूटिव लेफ्ट हैंड लिमिट आता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और यहाँ पे लिखते थे आप लोग f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a अपॉन में माइनस h लिखते थे। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखते थे, ऐसा r, है ना? इस प्रकार से आप चेक कर लो, इंटरनेट इस्तेमाल कर लो, या फिर अपना कॉपी को जाकर देखना सेकेंड ईयर का। यहाँ पे लिखते थे f ऑफ a प्लस h माइनस में क्या, f ऑफ a अपॉन में क्या, h, ऐसा, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज डिफरेंशियल, है ना? वाम हस्त अवकलज और दक्षिण हस्त अवकलज बराबर है। तो ये केवल उसमें नहीं पढ़े हो आप, यहाँ आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो एक बार, सेकेंड ईयर में पढ़े हो एक बार, और उसके पहले पढ़े थे 12th में, ठीक है। 12th में रोल्स थ्योरम पढ़े हो, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़े हो, ये सब चीज़ को पढ़े हो। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी हिंदी में क्या कहते थे उसको, सीमा व सातत्य तथा अवकलनीयता, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मैं अभी रियल में ले गया आपको वापस, क्योंकि रियल के बाद मैं यहाँ पे लाऊंगा, वापस खड़े करूंगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले हम इसको देखो रिप्लेस करते हैं, ये डेफिनेशन में कितना अंतर है केवल वेरिएबल का। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एफ ऑफ जेड नॉट, यहाँ पर क्या लिखा है, एफ ऑफ ए, डेस है तो डेस है, लिमिट है जेड टेंस टू क्या लिखा है यहाँ पर, वहाँ पर क्या लिखा है, एक्स टेंस टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स पॉइंट पे जाएगा, वहाँ पर रियल वेरिएबल रियल पॉइंट पे जाएगा। एफ ऑफ जेड तो वहाँ पर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर वो ए तो यहाँ पर जेड नॉट, यहाँ पर एक्स माइनस क्या है, वहाँ पर सॉरी एक्स माइनस ए है तो यहाँ पर क्या है, जेड माइनस जेड नॉट। सेम डेफिनेशन है। हाँ बोलो, ए को हटा दिया किससे, जेड नॉट से, एक्स को हटा दिया किससे। लेकिन बच्चा ये पूछेगा कि हाँ सर ये लेकिन ना याद नहीं था, बोलेंगे नीचे वाला बस याद है, बोलेंगे ये वाला है ना, नीचे वाला बस याद है बोलेंगे, ऊपर वाला नहीं है बोलेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे निकाले थे करके, मेरे क्लास में मैंने समझाया है, लेकिन है ना बेटा, ये मैं मिटा दिया। देखिएगा, इसको हम समझेंगे एक छोटे से ज्यामितीय अर्थ के द्वारा। यहाँ ए पर फंक्शन की जो वैल्यू आती है उसको कह देते हैं क्या हम लोग, एफ ऑफ ए, ठीक है। ये वाला एक्सिस कौन सा है, एक्स, एक्स क्या होता है, ऐसा वेरी करता रहता है इधर। हाँ बोलो, इधर क्या है, फंक्शंस हैं, फंक्शंस, ये क्या है, पूरा ऊंचाई क्या है, ये एक्सिस क्या है बेटा, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स की बात होती है कि नहीं। आप कहीं पे अगर आप मान लो एफ ऑफ एक्स बोल रहे हो तो ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए, ये जितनी दूरी कम होगी उतनी ही दूरी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर जो एक्स वेरी कर रहा है उनका होना चाहिए, ऐसे लिखा गया है वहाँ पर। और लिमिट क्या आना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए बोला। लेकिन ये तो हो गया ओवरऑल डेफिनेशन है। अब लेफ्ट हैंड कैसे है, राइट हैंड कैसे लिखे बोलेंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं लेफ्ट में आके पॉइंट का मैं क्या करूं, लिमिट निकालूं, तो लेफ्ट में क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर ए में आप कुछ कम करो, कितना कम कर दिया, एच। राइट में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कुछ बढ़ाना पड़ेगा, ए में कितना जोड़ दिया, ए प्लस एच, है ना। तो आपका जो फार्मूला था ना बेटा, फार्मूला, वो जो फार्मूला उसी को आप हटा दोगे तो एक बार लेफ्ट में रखोगे तो ये फार्मूला बन जाता है, और राइट में रखोगे तो राइट वाला फार्मूला बन जाएगा। कैसे रखेंगे दिखाते हैं आपको। वो फार्मूला जो लिखा था उसमें ध्यान से देखो, मैं लेफ्ट वाला लिखा हूँ उसे लेफ्ट लिख दिया, और डेरिवेटिव है इसलिए ये निशान रहेगा ही रहेगा। पॉइंट मेरा क्या है, ए है, याद रखना, ए पर देखना है। लिमिट में ये क्यों यहाँ पर, तो पहले था x टेंस टू a, तो वो x टेंस टू a हटा कैसे और h टेंस टू 0 कैसे बना, कोई पूछेगा तो जितना जगह x है वो x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये और ये लिखना है। पहले x एफ ऑफ x माइनस का था, एफ ऑफ a था,
अब आप उस x को हटा के क्या बोल रहे हो, मैं वेरिएशन इतना देख रहा हूँ बोलना है, वो x ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिर वैसे में x को हटा के लिखेंगे, बोलेंगे सर अभी वो x इतना वेरी किया है, कितना वेरी किया है, a माइनस एच वेरी किया है। यहाँ पर f ऑफ a तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका क्या था फार्मूला नीचे में बोलो, x था, x को हटा क्या लिखना है आपको, a माइनस एच, हाँ बोलो, माइनस में क्या लिखेंगे a, ये वाला और ये वाला एक धनात्मक है, ऋणात्मक है, कटेगा तो क्या बनेगा, नीचे माइनस एच बनेगा, हाँ बोलो। अब यहाँ पर क्यों h टेंड्स टू 0 हुआ, कोई पूछे तो बोलना कि देखो x को हटा के क्या लिखा मैंने, x को हटा के लिखा, पहले x टेंड्स टू क्या था, a था, x को हटा के लिख रहे हैं आपको क्या, a माइनस एच, हाँ, और यहाँ पर टेंड्स टू क्या, a, ये दोनों कटेंगे, माइनस एच टेंड्स टू 0, माइनस, लेकिन डिफरेंस तो माइनस होता नहीं है, निगेटिव डिफरेंस थोड़ी होता है, ओनली माइनस एच बचेगा, तो माइनस एच टेंड्स टू 0 नहीं होता। बोलेंगे भैया अगर आप माइनस एच टेंड्स टू 0 बोल रहे हो, हालांकि लेफ्ट से बोल रहे हो, डिस्टेंस होता है ये, एच क्या होता है बच्चों, एच क्या होता है, स्मॉल डिस्टेंस, तो इसको कभी निगेटिव लिखते ही नहीं है, समझ आया कि नहीं, तो क्या लिख देते हैं इस कारण से h टेंड्स टू 0 अब आता है, लेकिन पहले क्या होता था, x टेंड्स टू a, ये नीचे में h टेंड्स टू 0 कैसे बना, समझ आया कि नहीं, केवल आपके लिए ज़रूरी है, मैं बीएससी के बच्चों को इतना नहीं डांटूंगा जितना आपको डांटूंगा, आपको आना चाहिए, अगर आपको लगता है सही में तैयारी करना है करके सच में आप अच्छा कर सकते हो। हमारे पास अब उतना समय नहीं रहा, हमको उतना एमएससी में ऐसा नहीं पढ़ाया गया था, हमने अपने मेहनत से पढ़ा, अपने मेहनत से सीखा बहुत सारी चीज़ को लगातार, सच में हम लगभग जो है 12 घंटा 15 घंटा 12 घंटा 15 घंटा पढ़ा था। मेरे भाई को आप पूछ सकते हो, तो आप लोग का क्लासमेट है ना, वो बताएगा, मैं इतना घंटा रोज पढ़ा था, उतना घंटा तक मैं लगातार लिखता रहता था, अलग अलग बुक पढ़ता रहता था, तब मुझे ये समझ आया मैं बीएससी में आप जैसा ही था, आपसे थोड़ा कम ही था मान के चलो, ठीक है, क्योंकि मुझे फिजिक्स पसंद था, बाद में मैं एमएससी मैथ्स में आया, ठीक है, वो किस्मत था मेरा कि मैं जो है फिजिक्स को छोड़ के एमएससी मैथ्स में आया, क्योंकि नहीं हो पाया एडमिशन हमारा, इस कारण से हमने मैथ्स में कर लिया, ठीक है, उसके पीछे कहानियाँ हैं। तो आपको समझना है, कोई चीज़ें उतना कठिन नहीं होता जितना हम दिमाग में बना लेते हैं। क्या ये आसानी से समझ आया बेटा? लेफ्ट हैंड में अगर डेरिवेटिव की बात होगी तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ऐसी बात होती है, और राइट हैंड में बात होगी तो राइट हैंड डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ बेटा एक्स रखा है वहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, a प्लस एच, उसको छेड़ना नहीं है। यहाँ रखेंगे अगर आप a प्लस एच तो क्या बचेगा, a कटेगा और प्लस एच बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, घर में प्रयोग करके देख सकते हो, ऐसी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको जो पढ़ाए थे उसी कॉपी को भी खोल के देखना, आपको दिख जाएगा कि हमने आपको लिखवाया था ऐसा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको रियल पर लेकर क्यों छोड़ा, रियल पर क्यों दिखाया आपको ये सब चीज़, ताकि आपको याद रहे करके। मैं इसको मिटा भी दिया, डरना नहीं, ठीक है, वीडियो में रहेगा, डरना नहीं। आप अपने से कोई चीज़ को खुद से लिख के भी देखा करो, ठीक है। तो भले मिटा दिया लेकिन वो दिखेगा, याद रहेगा सभी बच्चों को। आगे बढ़ो भाई। तो डिफरेंशियबिलिटी या डिफरेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन, वो थ्योरी, वो फार्मूला, वो याद कर लो, दिमाग में सेट करें। एफ डैश जेड नॉट, एफ डैश जेड नॉट, इट मीन्स दैट हम दिखाना चाहते हैं कि एफ फंक्शन जो है, एफ जेड फंक्शन जेड नॉट पर डिफरेंशियल है, इसलिए डैश लिखा हुआ है। एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू लिमिट आएगा, लिमिट फाइनाइट आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, ये हमेशा, हाँ, तब डिफरेंशियल है, ठीक है। क्या आना चाहिए, फाइनाइट लिमिट आना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट तब करता है जब फाइनाइट आता है, तो कहीं पे लिखा रहता है लिमिट एग्जिस्ट, अब इसका मतलब समझते नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। लिमिट कैसा आएगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, ब्रैकेट के अंदर होगा एफ ऑफ जेड, माइनस में एफ ऑफ जेड नॉट, अपॉन में ओ अंदर का, हाँ कि ना, बस बात समझाया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम दिमाग में सेट हो गया ना ये सब चीज़। हाँ, यही चीज़ें अगर आप याद रखते हो तो बाकी सब चीज़ को अच्छे से समझाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे एनालिटिक फंक्शन। क्या, एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन हिंदी में इसी को कहते थे विश्लेषिक फलन। आपके सेम टू सेम था, कहाँ पर, बीएससी में विश्लेषिक फलन था जी, वहाँ पर आपका मिलन थॉम्सन मेथड था बनाने के लिए, विश्लेषिक फलन बनाओ ऐसे करके, और कॉची-रीमान इक्वेशन था, बताओ कि कोई फलन विश्लेषिक होगा यदि वह कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करे, ऐसे करके आ रहा था, ठीक है। बीएससी फाइनल ईयर यूनिट नंबर 3। ओके बच्चों, आगे बढ़ें। तो अपन यही लिखने वाले हैं, व्हाट इज एनालिटिक। एनालिटिक का क्या मतलब होता है, हिंदी में विश्लेषिक कहते हैं। एनालिटिक मतलब क्या,
एक फंक्शन एफ जेड एनार्टिक कहलाएगा यदि वो क्या हो, सिंगल वैल्यूड हो। सिंगल वैल्यूड का मतलब होता है फंक्शन इज वन वन, फंक्शन इज ऐसा है, वो उल्टा पुल्टा काम नहीं करना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का ये मतलब होता है एक बार रखा तो एक वैल्यू आना चाहिए। तो कई बार लोग पूछते हैं सर ये सिंगल वैल्यूड का मतलब समझ नहीं आया मेरे को, ऐसे बोलते हैं। तो सिंगल वैल्यूड का मतलब होता है क्या, फंक्शन जो है इस प्रकार से वैल्यू दोहरा प्रकृति का नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है, फिर भी आप लिखते हैं। ये जो है उसकी विशेषता को बताते हुए चलता है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट ये ए और ऐसे लिखेंगे छोटा सा निशान ना, ए और ई करके, तो क्या ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दैट इसको आप लोग ऐसे लिखते ना बेटा, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर का बात है। सर्वत्र, सर्वत्र सतत है, सर्वत्र सतत है। एकल मानी होना चाहिए, हिंदी में बोल देते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, एकल मानी मतलब सिंगल वैल्यूड, ठीक है, एकल मानी बोलते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पर कंटिन्यूस होना चाहिए। और तीसरा इन्हीं का मर्ज मेन यही है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये केवल और केवल क्या है, नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है ये, ठीक है। क्या है, कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है तो पक्का कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कॉची रीमान इक्वेशन क्या होता है बच्चों, कॉची रीमान इक्वेशन क्या होता है, देखिएगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू बोलते हो, ये याद रखना। और ये डब्ल्यू को लिखते हो क्या, यू प्लस में आटा भी, ये आप कर चुके हो। तो ना कभी भी ऐसे फंक्शन को सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कराओ बोलेगा तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। यू को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जानते हो यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, वी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, अगले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, कॉमा u को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, माइनस में आएगा v को डिफरेंशिएट करेंगे x। ये पूरा मिलके कहलाता है सी आर इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सी आर इक्वेशन। हाँ बोलो, ये कौन सा कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट नहीं बोलना, ठीक है। हाँ बोलो, या फिर इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते थे, याद करो, ux, ऐसा ux मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू वी वाई कॉमा यू वाई इक्वल टू क्या, माइनस में वी एक्स। ऐसा बुक में लिखा रहता है, दोनों लिखा रहता है। क्या मैं समझा पाया आप लोग को, फिर से रिवीजन करें। फंक्शन जो है एनालिटिक कहलाएगा कब, ओके, ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो, इन डोमेन डी, राइट, अपने डोमेन पर। तीसरा कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कौन, W इक्वल टू यू प्लस में आयोटा वी, या फिर एफ जेड, वही तो है एफ जेड, है ना। क्या होता है कॉची रीमान इक्वेशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस में, सॉरी माइनस नहीं है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल वाई, ठीक है, कॉमा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स, राइट। तो ये याद हो गए, अब कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। हालांकि बुक में लगभग शुरू के जितना आप पढ़ाई करोगे ना, उसमें सब चीज़ को एनालिटिक और मिलन थॉमसन मेथड सारे लगभग जो बेसिक जितना पढ़ा था वो सब चीज़ को छापा हुआ है पहले शुरू में, ठीक है। देख पाएंगे आप लोग, पहला जब चैप्टर खोलेंगे बेटा, पूरा चैप्टर है पहला में वही भरा हुआ है। पहला चैप्टर है टोटल बीएससी में जो पढ़ा था ना वो सब चीज़ मिलेगा। हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, एमएससी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर क्या है, फर्स्ट है, क्या नाम है उसका, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक सबको समझ आया था। एनालिटिक फंक्शन याद होगा, हमेशा के लिए याद रख लेना आप लोग। अच्छा, एक बच्चों छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मिलेगा, कंटूर, ऐसा कंटूर लिखा रहेगा, कंटूर, ठीक है। तो बुक में कंटूर वगैरह कहीं पे होगा ना, तो कंटूर का मतलब समझ लेना, कंटूर का मतलब क्या होता है करके। तो कंटूर जो हम लोग जो डोमेन बोलते हैं ना, डोमेन वगैरह है ना, वो डोमेन को अपन कंटूर बोलते हैं। डेफिनेशन ऐसे बुक में मिलेगा। अगर आपको लगेगा कि सर पढ़ा दो करके तब हम बताएंगे, हालांकि मुझे बहुत IMP तो नहीं लगता, फिर भी लगेगा कि यार यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आया था तो बता दो ऐसे करके, तो ऑब्जेक्टिव पहले देख लेना, और कोई क्वेश्चन अगर मिलेगा तो बता देना कि ये क्वेश्चन आया था, पढ़ा दो सर करके, ठीक है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ेगा कॉची थ्योरम से, ठीक है, कॉची थ्योरम से। तो कंटूर ना बच्चों वो जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो डोमेन बोलते हैं ना, डोमेन, बस डोमेन की जगह हम क्या लेते हैं ऐसा करके, ऐसा
कोई भी एक क्लोज्ड कर्व लेते हैं। क्लोज्ड कर्व मतलब क्या भैया, एक हिस्सा। क्लोज्ड कर्व मतलब क्या, एक हिस्सा। और उसको क्या बोल देते हैं, कभी ये सर्कल भी हो सकता है, कभी और कुछ हो सकता है, कंटूर कहते हैं इसको। हालांकि इसकी खास डेफिनेशन है, क्लोज्ड कंटूर जो है क्या है, आर्क, जॉर्डन आर्क, ऐसा दुनियादारी लिखा हुआ है। मैं बोलता हूँ फिलहाल अभी आप टेंशन लिए बिना आप इनको अभी मान के चलना कि मुझे पता है कि डोमेन की जगह ऐसा कुछ चुनाव करना है करके, जहाँ पर मुझे काम करना है। ठीक है, पहले डी लेते थे ना, डी मतलब क्या बेटा, जहाँ से एलिमेंट उठाए हैं उसको क्या बोलते हो, डोमेन, है ना। अब डोमेन की जगह क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई भी क्षेत्र हो सकता है कॉम्प्लेक्स में, उन कोई भी क्षेत्र को, कोई भी रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंटूर बोलते हैं, इस प्रकार से। हालांकि उसका खास डेफिनेशन के साथ चलता है, मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आता है आपको इतना बोलना। आगे बढ़ूँ, क्या है कंटूर, डोमेन की जगह लिया गया एक हिस्सा जहाँ से एलिमेंट उठाना है। ओके, यस सर बोलो। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक ग्रीन फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ग्रीन फार्मूला याद रखना पड़ेगा, उसको आप लोग रट लो, याद कर लो। ग्रीन फार्मूला क्या करता है, लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करता है। कंटूर क्या होता है, केवल और केवल लाइंस को बताते हैं, ये दायरा है करके, सी, ठीक है। जबकि डोमेन क्या करता है, डोमेन जो है पूरा प्लेन को बताता है, वो सरफेस को बताता है, डोमेन डी। और डोमेन डी बोलने से सरफेस होता है, लेकिन कंटूर बोलने से क्या होता है, वो ऐसा लाइन खींच देगा, इसी के अलोंग, इसी के अंदर, इसी के बाहर, ऐसे करके जो है बात करेगा। ठीक है, तो कंटूर और इसमें इतना ही अंतर है। ठीक है, ओके। तो ग्रीन फंक्शन क्या करता है, कोई लाइन इंटीग्रेशन को, ये लाइन इंटीग्रेशन में क्या है, वन वेरिएबल होगा लाइन में, ऐसा सोचेंगे, या तो एक्स या तो वाई। तो पी डी एक्स प्लस में क्या, ऐसा है, सिंगल वेरिएबल रहता है तो डिफरेंशियल क्या होता है, ऑर्डिनरी होता है, तो ऐसे ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन अलोंग सी इक्वल टू, अगर आप डी करेंगे या सरफेस एस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी या क्या लिख देना, एस लिख देना, चलेगा, डी या फिर क्या लिखो, एस। लाइन इंटीग्रेशन को यहाँ पर क्या लिख सकते हो, छोटा सा एल। तो ये जो है ग्रीन फंक्शन हमेशा क्या करता है, या ग्रीन फार्मूला क्या करता है, ग्रीन फार्मूला जो इंटीग्रेशन होता है ना, इसको ऐसा चेंज करता है। इसी प्रकार से स्टॉक होता है, स्टॉक क्या करता है, वो वैल्यू में चेंज करता है, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में है ना ये सब चीज़, ग्रीन स्टॉक्स, ये सब चीज है बच्चों, आप लोग पढ़े हो, ठीक है, वही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रट लो, याद कर लो, करें। पी डी एक्स प्लस में क्या, क्यू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर ऑपरेटर क्यों नहीं लगा है, कोई पूछेगा, अरे यार ऑपरेटर अंदर में छुपा हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे अलोंग लाइन, इस लाइन इंटीग्रेशन को किस में चेंज कर देगा, ये सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर देगा। ठीक है, पृष्ठीय समाकलन, ये क्या है आपका, रेखीय समाकलन, ये है पृष्ठीय समाकलन। तो इसमें क्या होता है, माइनस में डेल पी अपॉन में डेल वाई, या फिर कई लोग इसको पहले देते हैं क्या, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, मैंने क्यू को देख के इसका जगह यही रखा है, और पी को देख के मैंने इसका जगह ये रखा है। लेकिन जो एक्स वाला है उसके नीचे में वाई डेरिवेटिव आएगा, लेकिन पार्शियल आएगा। पार्शियल क्यों आएगा, क्योंकि भैया आया सरफेस, और सरफेस बनता है कहाँ पर, 2D पर, और 2D पे बनता है तो उसका फंक्शन में क्या होंगे वेरिएबल, 2। डिफरेंशिएशन सिंगल होता है तब जब आपका लाइन इंटीग्रेशन चलता रहता है, लाइन डिफरेंशिएशन चलता रहता है। सिंगल डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, आप जो है लीनियर आप काम कर रहे हो। अगर आपको कभी सरफेस पे काम करना होता है तो कोई फंक्शन के कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल, और 2 वेरिएबल आता है तो डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो हमेशा पार्शियल ही चेंज हो जाता है। ठीक है ना, हाँ बोलो, नाम सुना ना पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन करके, लेकिन एक से अधिक वेरिएबल होता है तो हमेशा पार्शियल हो जाता है। तो डरना नहीं, पी फंक्शन है जो कि 2 वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, पी को जो एक्स के साथ में था उसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, और जो लेकिन माइनस लगाना है, और यहाँ पर क्यू है उसको जो कि वाई के साथ था एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये डेल मतलब क्या बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना, और डी मतलब क्या, टोटल डिफरेंशिएशन है। ये डी कब लगता है, सिंगल वेरिएबल वाले पे, और ये कब लगता है, डबल वेरिएबल रहता है तो अवकलन नहीं होता, आंशिक अवकलन हो जाता है वो। ठीक है, कॉसी थ्योरम, कॉसी इंटीग्रल थ्योरम नहीं बोलना, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला होता है, कॉसी थ्योरम होता है। कॉसी थ्योरम का स्टेटमेंट भी रटवाते हैं, कोई भी अगर फंक्शन एनालिटिक है, कोई फंक्शन क्या है, कहाँ पर, अपने डोमेन पर या फिर उसके क्लोज्ड कंटूर पर, विद इन एंड ऑन द क्लोज्ड कंटूर, विद इन एंड ऑन द क्लोज्ड कंटूर, विद इन मतलब अंदर, ऑन मतलब उसके पॉइंट ऊपर में भी लूंगा तो भी। अब फंक्शन, कौन फंक्शन, एफ ऑफ जेड। ठीक है, इसका हम वेन डायग्राम यहाँ बना दें, देख लेना, ये फार्मूला याद रखोगे, इधर लिख देंगे। ठीक है, तो देखना इसको प्रूव करेंगे, फटाफट प्रूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मुझे लग रहा है कि आपको याद रहेगा भी, याद कर लिए मैं मान के चलता हूँ। ठीक है,
फिर से एक बार स्टेटमेंट को दोहराएं और समझें और इसका एक बार क्या बनाएं, वेन डायग्राम बनाएं। वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या रहेगा कि भैया एक ऐसा आपको प्लेन बनाना है और यहाँ पर क्या लेना है, आपको सी लेना है, ठीक है, और फंक्शन एफ ऑब्जेक्ट इसमें अंदर में डिफाइन है। और फंक्शन कैसे डिफाइन है कि फंक्शन जो है वहाँ पर अंदर में या ऊपर में एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब फंक्शन में आप क्या करने वाले हो, कोई भी पॉइंट जेड रखोगे यहाँ से तो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या फिर कोसी मान को सेटिस्फाई करेगा, वो कंटिन्यूस होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसका ये मतलब है, ठीक है ना। क्या लिखे हैं, एफ जेड बी या एनालिटिक फंक्शन, वो क्या है, एनालिटिक है। एंड एफ डैश मतलब उसको डेरिवेटिव वो भी डिफाइंड है, वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है। डेरिवेटिव क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है, ठीक है। एट ईच पॉइंट कोई पॉइंट विद इन एंड विद इन क्लोज कंटूर, अंदर में बोल रहे हैं। देन के बाद नीचे में लिखना है, इसको मिलाना मत। देन इंटीग्रेशन अलोंग सी है ना, या इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड along C इक्वल टू जीरो, मतलब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ऐसा बोल रहा है। ये ऑब्जेक्टिव में ना जाने कितना बार पूछा होगा, और आगे जो है जब हम पढ़ेंगे ना कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, तो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला बार बार उसको लिख रहे होंगे, ठीक है। किसको फिर से पूछे, कोई फंक्शन अगर क्या है, एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव डिफाइंड है, मतलब एफ डैश कंटिन्यूअस है, तो हमेशा वह फंक्शन अपने कंटूर पे इंटीग्रेशन करने पर क्या बनता है, 0 बनता है, बोलना है ना। और इसका जस्ट उलट, इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा। अगर कोई फंक्शन उसका इंटीग्रेशन क्या है, 0 है अलोंग कंटूर सी, है ना, देन फंक्शन एनालिटिक होगा। वो कॉसी थ्योरम नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोरारेस थ्योरम। क्या बोलते हैं, मोरारेस थ्योरम, ठीक है बच्चों, या मोरेरास थ्योरम। तो आपके उसमें लिखा होगा, देखना, मोरारेस थ्योरम या मोरेरास थ्योरम, ठीक है। दोनों की स्टेटमेंट अलग है, जस्ट उल्टा। अगर आप एनालिटिक बोलेंगे, है ना, और एफ डैश डेरिवेटिव डिफाइंड है, तो इंटीग्रेशन हमेशा क्या आएगा, कंटूर पर 0 आएगा। अगर इसको पहले ले लिए, इंटीग्रेशन क्या है, 0 आ रहा है, ठीक है, क्लोज कंटूर सी पर, तो उसका जो है फंक्शन की हरकतें क्या होंगी, एनालिटिक होगा। फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। एक किसका स्टेटमेंट है, मोरेरास थ्योरम का। किसका बेटा, मोरेरास थ्योरम का, ओके। और कॉसी ऐसे बोलता है, बाद में प्रूफ हुआ था वो, इसलिए बाद में लिखेंगे उसको, ठीक है। ये पहले आया था, ये पहले प्रूफ करेंगे, इसलिए, ठीक है। वेरी इजी। इतने सारे थ्योरम रहेंगे, इसलिए तो लोगों के लिए कठिन हो सकता है ये, है ना। लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है उसके लिए क्या है, बेस्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, ओनली कॉपी पेस्ट करना है अपने कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पर थ्योरी भी नहीं लिखना है, टोपोलॉजी में थ्योरी लिखते हैं आप लोग, थ्योरी नहीं लिखना है, न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल उसका अच्छा होगा जिसको बेसिक डेफिनेशंस पता है। करें बेटा, अब चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं, समझिएगा। ये मैं तो कुछ समझा रहा था, वो सब चीज़ था, मिटा देते हैं। आप स्टेटमेंट को आधा शुरू में चाहो तो लिख सकते हो, प्रूफ में जब हम बोलते हैं तो वो प्रूफ में बातें आती हैं, ठीक है। प्रूफ में मैं सिस्टमेटिक जो लिखवाया था मैं वही लिखूंगा, ठीक है। लेट एफ जेड बी आ, बोलो, यस, पहले लिख के चलना पड़ेगा। लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन, नहीं बोलना है, एन बोलना है ना, एनालिटिक विद इन लिख देना, ठीक है, एनालिटिक एंड एफ डैश जेड बी continuous at every point या each point, ठीक है, every point within मतलब अंदर, ठीक है, on मतलब ऊपर, ठीक है, within की जगह in भी लिख सकते हो, ठीक है, within closed कंटूर सी, ठीक है। ये आपने कह दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, वो इमेज बना देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, यहाँ तक हम जानते हैं। लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा होता है ना, सी आप कई बार बोल चुके हो इसको। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं बच्चों, तो कॉन्सेप्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का लिखना है आपको। किसका, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ डी जेड है, यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे,
और यहाँ पर आयोटा dy लिखोगे ना। सिंपल ऐसे लिख रहे हैं अभी। डिफरेंशियल मतलब इसको वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई सिंगल वेरिएबल अपने आप में दो वेरिएबल को इंक्लूड करके रखा है तो इसका डेरिवेटिव जो है इनके अलग अलग वेरिएबल के अलग अलग डेरिवेटिव के एडिशन के बराबर होगा, हाँ कि ना। क्योंकि डिफरेंशियल लीनियर प्रॉपर्टी होता है ना, प्लस माइनस उसको फर्क नहीं पड़ता, हाँ कि ना। अभी u इंटू वी होता तो हालत खराब होता, u को छोड़ो v का डिफरेंशियल, प्लस में v को छोड़ो u का डिफरेंशियल, ऐसा फार्मूला लगाना पड़ता। अब प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना इससे, ठीक है। ये आपका मिला के एक है इक्वेशन नंबर, ठीक है ना। सिमिलरली एंड आल्सो वी नो दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या बोलते हो आप लोग, एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या बोलते हो आप लोग, u प्लस में आयोटा v बोलते हो ना, u प्लस में आयोटा v बोलते हो आप लोग, ठीक है। या फिर आप इसको f ऑफ z को क्या बोलते हो, u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, हाँ कि ना। और प्लस में आयोटा v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y, हम बता चुके हैं एक बार, याद है ये, लिख लिया। किन के लिए ये सब चीज़ ईजी है, जो बेसिक चीज़ को पढ़ के आया हो उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये हलवा है एकदम, है ना, पक्का बच्चों, ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ आता है। अपन क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन अलोंग क्या करना है आपको, बाद में सी लिखना है, अभी फिलहाल ऐसे लिखना। इंटीग्रेशन करेंगे किसका, एफ ऑफ जेड का, ठीक है। ये यहाँ पर ऑपरेटर भी लगाना मत, ठीक है, समझाने के लिए ऐसा इंटीग्रेशन का निशान लगा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को ऐसे लिखने में, ठीक है बच्चों। अच्छा dz लिखना है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करके dz करके, है ना, आपके समझाने के लिए ये। इंटीग्रेशन क्या आएगा, उस पूरे का आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। किसका किसका आएगा इंटीग्रेशन, u प्लस में आयोटा v का इंटीग्रेशन होगा। लेकिन इसके पास क्या लिखेंगे, dz लिखोगे, ऐसा लिखोगे ना। अच्छा फिर आगे लिखते हैं, ध्यान से देखना। u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, या फिर ऐसे लिखे रहो अभी भी चलेगा। क्या मैं dz को मेरे प्यारे बच्चों dx प्लस में आयोटा dy बोल सकता हूँ, लिख दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इनको कभी भी ऑपरेटर, वेरिएबल, फंक्शन ऐसे अलग अलग होते हैं ना, इन सबको एक साथ रखा जा सकता है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा होगा आपने, नाम सुना होगा, चरों का पृथक्करण वाला, इंटीग्रेशन के पहले करते हैं, ठीक है। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो भी करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। तो इनको आपस में रख भी सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन तो जानता नहीं है क्या करना है करके, वो क्या बोलता है, ओवरऑल को समझता है वो। तो ओवरऑल में क्या करेंगे आप लोग, ऐसे एक बार लिखना है u dx, लिखा u dx, फिर क्या लिखूंगा, u आयोटा dy, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, आयोटा v dx, हाँ बोलो, फिर क्या लिखेंगे आप लोग, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा आयोटा का आयोटा स्क्वायर और v dy आएगा ना बेटा, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, कोई दिक्कत किसी को। अभी भी आगे बढ़ेंगे। रियल वाला 2 आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर बिना रियल का आएगा, इमेजिनरी वाला आएगा। तो मैं लिखूंगा u dx माइनस में क्या आएगा, v dy, एक ब्रैकेट में रख दिया। किसी को आपत्ति हो तो बता दो। फिर ये इंटीग्रेशन में ऐसा बड़ा सा वो लिखते हैं, ठीक है, आयोटा बाहर निकालो, इनसे u dy प्लस में क्या आ जाएगा, v dx, राइट, ठीक। इंटीग्रेशन लीनियर प्रॉपर्टी होता है, लीनियर कहने का मतलब प्लस माइनस को समझते हुए चलता है कि ठीक है, दो चीज़ का प्लस है तो इंटीग्रेशन करने से पहले प्लस है तो वो इंटीग्रेशन करने के बाद भी अलग अलग प्लस हो जाएगा, है ना। तो आप एक बार इंटीग्रेशन कर दो, u dx लिखो, फिर प्लस में क्या लिखेंगे, सॉरी माइनस में क्या लिखेंगे, v dy लिखेंगे, और इनको एक साथ रखोगे, हाँ, फिर प्लस लिखेंगे, हाँ, आयोटा लिखोगे, इंटीग्रेशन क्या क्या लिखेंगे, u dy प्लस में क्या, v dx। ऐसे मैंने अलग अलग बांट दिया इंटीग्रेशन। किसी को कोई दुख पीड़ा हो तो बता दो, ठीक है। बुक में इतना अंदर तक नहीं करेगा, मेरा मन कर रहा था तो मैंने कर दिया इतना सब चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम करेंगे फार्मूला को अप्लाई। इसको अपन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। अब ये सोच सकते हैं बच्चे कई बार कि अरे भाई बुक में कितना छोटा लिखा है और सर कितना लंबा लिख रहे हैं उसको करके, है ना।
तो भाई समझाने के लिए है ये, आप शॉर्टकट लिख देना लेकिन समझना जरूरी था, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल रहे हैं? 3। ठीक है, क्या बोलेंगे? 3। और ग्रीन फार्मूला यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ग्रीन फार्मूला। उसको क्या बोलेंगे? 4। क्या बोलेंगे? 4। हालांकि अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिखना ग्रीन फार्मूला करके, है ना? ग्रीन फार्मूला बोलना, ग्रीन थ्योरम बोलना तो भी चलेगा, ग्रीन फार्मूला करके। ग्रीन फार्मूला क्या होता है? अगर इंटीग्रेशन अलोंग सी करना चाहो तो सी लिख सकते हो, ठीक है? मैं अभी सी नहीं लिखा हूँ, तो यहाँ सी लिख देना, ठीक है? चलेगा जी? तो इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन है सी, और आप यहाँ पे लिखोगे क्या? मान लो आपके पास क्या है, पूरा लिखना, फार्मूला लिखना, पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, तो डोमेन बोलना, लाइन से डोमेन। क्या लिखना है आप लोग को? माइनस में डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस में डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। बुक में भी है, लेकिन बुक में एम और एन बोला है, ठीक है? बुक में क्या मिलेगा? एम और एन, एम एन वगैरह मिल जाएगा सर, यही है शायद, एच है, ठीक है? अच्छी बात है। आगे बढ़े बेटा, इसको क्या बोलेंगे? 4। क्या बोलेंगे इसको? 4। 3 और 4 को आपस में जो है रखने पर या फिर उनको समझते हुए आगे बढ़ने पर ऐसे बोलना है ना, फ्रॉम 3 and 4। फ्रॉम 3 and 4 क्या आएगा? फ्रॉम 3 and 4 देखना, फ्रॉम 3 and 4 वी गेट या वी ऑब्टेन इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन, या फिर फ्रॉम 4 बस बोलना है ना, ऐसे बोलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 and 4 मत बोलो। फ्रॉम 4 वी कैन फाइंड या वी कैन डिटरमाइन इंटीग्रेशन अलोंग सी। ओ वाला माइनस वाले को है ना, ये डी एक्स माइनस सीधा भी लिख दूँ या फिर उसको चेंज करके लिखूँ, तो किसी एक को चेंज करना है मुझे, है ना? किसी एक को करना है, दोनों को इंटीग्रेशन में चेंज करना है ना? ठीक था, फ्रॉम 3 and 4 लिख देना, फ्रॉम 3 and 4 लिख देना, है ना? एक साथ कर देते हैं। इसका अप्लाई करना है तो क्या आएगा? किसके इक्वल में चलना है हम लोग को? इंटीग्रेशन सी क्या रहेगा? एफ जेड डी जेड। इधर राइट हैंड साइड में अलोंग सी नहीं लिख कर क्या लिखेंगे आप लोग? अलोंग डी। क्या लिखेंगे आप लोग? अलोंग, हाँ बोलो, क्यों बोलोगे? ये तो ठीक है, इसमें आप क्या फार्मूला लगाओगे? ग्रीन फार्मूला लगाओगे, ठीक है? अच्छा, तो ग्रीन फार्मूला में ये माइनस को मत देखो, आप भूल जाओ उसको। आप u को देखो और आपका इंटीग्रेशन में यहाँ x को देखो, यहाँ पर ये अपना माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर उसको ध्यान में रखोगे तो इसके जगह आपका p के जगह क्या रखोगे आप लोग? चलिए बोलो, p की जगह क्या? u, और लेकिन माइनस साइन के साथ रखना है u, तो u लिख देंगे और क्या लिखेंगे? सॉरी डेल यू लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? डेल यू। अपॉन में क्या लिखना है आपको? y लिखना है, हाँ बोलो। ये फार्मूला में माइनस रहता है, ये फार्मूला का है, सॉरी प्लस है, ये यहाँ पर ये फार्मूला का माइनस है। यहाँ अगर ये माइनस में बेचारा आ रहा है तो वो अपना मामला है, वो जाने, ठीक है? आपका प्लस में था तो प्लस ही लिखना। डेल किसको अगर आपको करना है, यहाँ पर किसको रखना है? लेकिन वी नहीं है, माइनस भी है, क्या है ये? माइनस भी है। उसको क्या लिखेंगे? है कि नहीं? अगला वाला को लिखो, इंटीग्रेशन अलोंग डी, बाहर में आयोटा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जगह देखो, दोनों का अलग अलग है। कौन है p की जगह? बोलो, u कैसे है p की जगह? ये है जो dx के साथ रहता है वो क्या होता है? p होता है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, कसम खा के बोलो, हाँ। आगे पीछे लिख दीजिए ना, लिख देंगे? चलो यही लिखते हैं, यहाँ v dx लिख देते हैं, यहाँ पर u dy लिख देते हैं। बनता कि नहीं वैसी? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप माइनस साइन के साथ किसको लिखोगे?
डेल वी अपॉन में क्या डेल वाई आएगा ना। फिर यहाँ पर प्लस आता है तो प्लस लिखने का, लिख दिया प्लस, क्या लिखोगे अपॉन में क्या डेल, हाँ कि ना। इतना ही तो करना था आप लोग को। इतना अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत कुछ आप अच्छे से समझ सकते हो। ये इक्वेशन नंबर मैं इसको 5 बोल रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या है, ये 5 है। सिंस आपने कुछ कहा था, याद करो। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक बोला था ना स्टेटमेंट में। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, सो दिस इम्प्लाइज दैट, या इट सेटिस्फाई ऐसे बोल सकते हो, इट सेटिस्फाई या इट होल्ड सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन क्या होता था, याद करो। डेल यू अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, होता है कि नहीं। डेल यू अपॉन डेल इक्वल टू क्या, इक्वेशन नंबर क्या, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट 0 आ रहा है। देखो कैसे 0 आ रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो ये रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है। ये इंक खत्म, इंटीग्रेशन रहेगा along C, क्या रहेगा f ऑफ z, और क्या रहेगा dz, ठीक है। ये भले d लिखेंगे, किसी एक को हटाओ वहाँ से। किसका होलिया पसंद नहीं आपको, उसको हटाओ, ऊपर वाले को। डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या आता है, डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या आता है ना। वो अपना माइनस एक आता है, उसके पास अपना माइनस खुद का है, माइनस माइनस कर जाएगा प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स, है ना। ये वाला माइनस और वहाँ एक माइनस, उसको छोड़ो, इस पूरे की जगह रखोगे तो ये आएगा माइनस में, या फिर इस माइनस को यहाँ खिसका दो तो प्लस हो जाएगा ये। हाँ बोलो, माइनस, वो उसको कुछ मत करो, उसको मत छेड़ो। डेल वी अपॉन क्या रहेगा, वो ये छिदा जाएगा, ठीक है। छिदा जाएगा कि नहीं, जो छत्तीसगढ़ वाले हम लोग जान जाएंगे, छिदा जाएगा, छिदा जाएगा, छीद आ जाएगा मतलब खत्म भाई, सीधा आ जाएगा। बदतमीज लड़की छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ ही नहीं जानती। आए आगे इंटीग्रेशन क्या है बेटा, आपको सीखना पड़ेगा। किसको हटाए, माइनस डेल वी अपॉन, तो माइनस के साथ रखोगे बेचारे को, तो ये भी बोलेगा माइनस के साथ रखो करके। क्या लिखेंगे आप लोग, माइनस डेल यू अपॉन, इधर क्या रहेगा, कट जाएगा, छिला जाएगा, सब होके क्या हो जाएगा, यहाँ 0 करके लिखोगे, ठीक है। क्या हमको इसमें बहुत ज़्यादा नकल मारने की जरूरत है ना, बस हमको याद रखना है कि क्या क्या स्टेप वो करना था, रिविजन उसी का करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला।